बागी फौजें इस वक्त शाम के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बहुत करीब हो चुकी हैं। 5 सूबों 5 शहरों को मिलाने वाली मोटरवे पर इस वक्त फैसला कुन जंग जारी है। बागी फौजें ये कहा जा रहा है कि शाम पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बहुत करीब हो चुकी है। उस मोटरवे को बचाना कितना जरूरी है, तुर्की का इस सब में क्या किरदार है, नेतन्याहू पर जमीन तंग कर दी गई है, उसको अपने ही मुल्क में गिरफ्तारी के लिए उस पर मुकदमा चलाए जा रहे हैं और उस पर इतनी जमीन तंग कर दी गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से अगर वो किसी भी सरहद को अबूर करता है तो ये अहकामात जारी किए गए थे कि नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब उसके अपने ही मुल्क में आप अगर उसे कहीं ग्राउंड अरेस्ट या फिर होम अरेस्ट का नाम दे तो वो हो चुका है और 10 दिसंबर 8 दिसंबर से मुकदमा जो है वो जारी होंगे, शुरू होंगे और उसकी गिरफ्तारी बहुत करीब है। उसको अपने ही मुल्क में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बड़ी डेवलपमेंट्स, बड़ी अपडेट्स आई, ये सब आपको बताएंगे। और तुर्की का इस सब में क्या किरदार है, अमेरिका और अमेरिका के बाद इसराइल ने ये जो नया महाज, ये नई जंग जो खड़ी कर दी है एक, इसमें किसका पलड़ा भारी है, सब आपको नक्शों की मदद से बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल क्या है, कौन कौन से शहरों को टेक ओवर कर लिया गया बागी फोर्सेस की जानिब से और कौन कौन से शहर इस वक्त वहां पर जंग जारी है, मोटरवे पर जो है एक जंग जारी है, फैसला कुन जंग, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं और मैं जवाद यूसुफ हूं। नाज़रीन, टाइमिंग की अगर बात की जाए तो ये टाइमिंग इंतहाई अहम है इन हमलों की जो बागी फोर्सेस की जानिब से किए गए हैं। तकरीबन 9 बागी फोर्सेस हैं जो कि इस वक्त सरगर्म है, जो शाम में इस वक्त जंग कर रही है शामी फोर्सेस के साथ। रूस की फिजाई इमदाद उनको हासिल है, लेकिन इसकी टाइमिंग की अगर बात की जाए तो कुछ वजूहात है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये सारी सिचुएशन आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि आखिर इसमें किसका नुकसान है, किसका फायदा है। और इसराइल ने अगर जंगबंदी की थी लबनान के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, तो आखिर वो क्यों की थी, उनका आखिर लॉन्ग टर्म प्लान क्या था, सारे मंसूबे इस वक्त सामने आ चुके हैं, सब आपको बारी बारी बताएंगे। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो इस वक्त शाम बढ़ चुका है, तीन टुकड़ों में तकसीम हो चुका हुआ है। एक, सबसे पहले तो बशार अल असद की फौज के पास, बशारतुल असद के पास है शाम। उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर कुर्द रीजन है, कुर्दिश वहां पर लोग जो हैं जो कि चाहते हैं कि अमेरिका उस खित्ते में, उस जगह पर हुकूमत कायम करे, जिनको तुर्की, जिनको सऊदी अरब, जिनको अमेरिका की इमदाद हासिल है, उनकी सपोर्ट हासिल है। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये रेबेल फोर्सेस की बात की जाए तो तीसरी वो हैं रेबेल फोर्सेस जो कि इस वक्त शाम में सरगर्म है। अब रशिया यूक्रेन के साथ इस वक्त मसरूफ है, वहां पर उनकी वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा वेपन्स की फॉर्मेशन में अपनी फोर्सेस पर वो लगा रहे हैं ताकि वो यूक्रेन के साथ जो कशीदगी है, वो जो जंग हो रही है, वहां पर वो यूटिलाइज कर सके उस चीज को। उसके बाद अगर ईरान की बात की जाए, ईरान अपने एलाइज को, अपने ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लबनान में जंग में मसरूफ है इजराइल के साथ, हमास जंग में मसरूफ है किसके साथ, गजा में, उन्हीं इसराइली फोर्सेस के साथ। ईरान इटसेल्फ, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको नुकसान पहुंचा है, उनके लीडर्स को, टॉप लीडर्स को असैसिनेट कर दिया गया। किसकी जानिब से, इजराइल की जानिब से, इजरायली फोर्सेस की जानिब से। उनके अपने ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, वो अपने जोहरी प्रोग्राम को सिक्योर करना चाहता है ताकि वो ये सोच रहे हैं कि हम कोई 100 साल पीछे ना चले जाए अगर ऐसा होता है, अगर उनके जोहरी प्रोग्राम पर अटैक कर दिया गया या वो नाकाम हो गया। तो इस वक्त ईरान का फोकस इस वक्त बढ़ चुका है, रूस वहां पर मसरूफ है। इस सब के साथ रेबेल फोर्सेस को एक टाइम मिला। रेबेल फोर्सेस वो फोर्सेस जो कि इदलिब में मौजूद थी, जो कि एक बफर करार दिया गया था तुर्की की जानिब से और रूस की जानिब से, वहां पर वो बफर था, उसको करार दिया गया था। उनको टाइम मिला रियाम होने का, रीग्रुपिंग का टाइम मिला। और उसके बाद उन्होंने जब देखा कि ये सारी सूरत हाल इतनी कशीदा है, हर जगह यूटिलाइज हो चुकी है जंग में किसी हद तक, तो फिर बशारतुल असद पर इस वक्त हमला करना बिल्कुल एक आइडियल सिचुएशन थी उनके लिए। उन्होंने हमला कर दिया, उन लैंड्स को टेक ओवर करने की कोशिश इस वक्त जारी है जो कि पहले ही जहां पर जंग हुई थी, जहां में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, रूस की मदद से, ईरान की मदद से। तुर्की ये कहा जा रहा है कि ये सब जानता था, तुर्किया को इस बात का इल्म था कि ये होगा, बहुत जल्द होगा, लेकिन उन्होंने खामोश तमाशाई बनने का फैसला कर लिया। तुर्की ने खामोश तमाशाई बनने का फैसला क्यों किया? उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि उनको लिवरेज दी जाए, लिवरेज मिले उन्हें अमेरिका की जानिब से। ट्रंप के सदर मुंतखब होने से पहले तुर्की चाहता था, और ताकि जब टेबल पर अगर कोई बैठे और खित्ते में फिर ये जो अगर आप देखते हैं इन्फ्लुएंस, अगर देखते हैं तो ज्यादातर इन्फ्लुएंस खित्ते में वो ईरान का था। ईरान एक डोमिनेट कर रहा था पावर के तौर पर, एक अच्छी पावर के तौर पर। इन तमाम रीजन्स के अंदर ईरान की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही थी, तो किसी हद तक ये तुर्किया चाहता था कि उनका भी इन्फ्लुएंस हो। अभी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि उस इन्फ्लुएंस के लिए जाहिर सी बात है वो कुर्दिश एरिया, जहां पर कुर्दिश कंट्रोल्ड रीजन है सीरिया के अंदर, हिमायत हासिल थी तुर्किया की भी, सऊदी अरब की भी, अमेरिका की भी। अब वो ये चाहता था कि अगर उनको मुकम्मल तौर पर वो रीजन टेक ओवर कर लिया जाता है, अगर मुकम्मल तौर पर वो एरिया जो कि 60% इस वक्त बशारतुल असद के पास है,
40% में से 30% SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस जिनको तुर्किया की इमदाद हासिल है, उनका पर्सपेक्टिव, उनका व्यू पॉइंट उनके एक हक में है, और 10% जो बाकी रेबल फोर्सेस हैं वो वहां पर मौजूद है। अब ये चाहता था कि अमेरिका के साथ उनकी सेटलमेंट हो, मुज़ाकरात हो, उनको लेवरेज दी जाए, तो इस वजह से वो जानता था कि ये सब होगा, लेकिन उन्होंने खामोश रहने का फैसला किया ताकि इन्फ्लुएंस हो। जब बात की जाए, मुज़ाकरात की जाए, तो फिर हो कि भाई हमारी बात मानी जाए, हमारे पास तो एक बड़ा ज़मीनी हिस्सा है, एक बड़ा लैंड है, एक बड़ा एरिया है, कंट्रोल्ड रीजन है हमारे पास, तो फिर हमारी बात भी मानी जाए। ये तुर्किया, ऐसा मुबस्सिरीन कहते हैं कि वो ये सोच रहा था, इस वजह से उन्होंने खामोशी इख्तियार की। बात की जाए अब कि इजराइल के इसमें क्या मकासद थे। नाजरीन, आप सब जानते हैं कि लबनान के साथ जंग बंदी का ऐलान किया इजराइल ने। हिजबुल्लाह जो वहां पर जंग कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस के साथ, उनको रिटेलिएट कर रहे हैं, उनके हर हमले का जवाब दे रहे हैं, उनको वेपन्स, उनको एम्यूनेशन कहां से मिल रही थी? ईरान की जानिब से। ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा था, और ईरान किस तरीके से सपोर्ट कर रहा था? सीरिया के थ्रू, बशारतुल असद के थ्रू सपोर्ट कर रहा था। अब ये जो कनेक्शन था, जिस तौर पर उन्हें वेपन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे, एम्यूनेशन प्रोवाइड की जा रही थी, तो वो सप्लाई लाइन जो एक सीरिया थी, शाम थी, वो तो कट गई, क्योंकि वहां पर रेबल फोर्सेस, रेबल तंजीमें, वो उन्होंने जंग छेड़ दी, सूरत हाल मजीद कशीदा कर दी। पहले ही ईरान की फोर्सेस यूटिलाइज हैं, पहले ही रूस की फोर्सेस यूटिलाइज हैं, पहले ही हिजबुल्लाह जो कि यूटिलाइज था इजरायली फोर्सेस के साथ, अब उनका वेपन्स, उनके आर्म्स, उनके एम्यूनिशन, एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है। अब जंगबंदी का तो उन्होंने ऐलान कर दिया, लेकिन उनकी सप्लाई लाइन काट दी गई है। सप्लाई लाइन काट दी गई तो अब ईरान इतनी बड़ी कोई 1300 से 1400 किलोमीटर की कोई सुरंग तो नहीं बना सकता कि वो उस सुरंग के जरिए वहां पर जाकर अपनी वो जो ग्रुप्स है, हिजबुल्लाह है और जो बाकी हमास है, उनको वेपन्स, एम्यूनिशन प्रोवाइड करें। अगर वो फिजाई इमदाद पहुंचाने की कोशिश करता है तो 1300-1400 किलोमीटर जब ट्रैवल करेंगे, तो ऐसा ये तसव्वुर किया जा रहा है कि वो शायद बीच में ही फ्यूल वगैरह खत्म हो जाए और बीच में ही वो गिर जाएं, और वो फिर बागी फोर्सेस जो हैं, रेबल फोर्सेस जो हैं, ऑपोजिशन जो हैं बशारतुल असद की, उनके हाथ वो सारा आर्म्स, एम्यूनिशन लग जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया गया है किसको? हिजबुल्लाह को, उनकी सप्लाई लाइन, उनकी सप्लाई चेन को काटकर इजराइल की जानिब से लॉन्ग टर्म प्लान्स। और ये वो वक्त बहुत करीब है, वो वक्त बहुत करीब है जब शाम के बाद दोबारा से इजराइल लबनान पर हमला कर देगा। अब देखना यह है कि शामी बागी, शामी फोर्सेस इस वक्त जो बशारतुल असद के खिलाफ जंग करने में मसरूफ हैं, क्या वो पूरे शाम का कंट्रोल हासिल कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पूरा शाम इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फैसला कुन जंग इस वक्त जारी है। M5 मोटरवे जो कि हलब से शुरू होती है, हलब के बाद हमा, हमा के बाद खुम्स, खुम्स के बाद दमिश्क, दमिश्क के बाद दीरा। अब इन पांचों रीजन्स को कनेक्ट किया हुआ उस मोटरवे ने। हलब टेक ओवर कर लिया गया, इदलिब तो पहले उनके पास था बफर के तौर पर। उसके बाद अब जो हमा की बात की जा रही है, हमा के बाहर 70 to 80% वो गिरने के करीब है, ये कहा जा रहा है। जो शामी बागी फोर्सेस हैं, जो ऑपोजिशन फोर्सेस हैं, वो वहां पर उन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया है हमा को कि 70 to 80% वो फॉल के बहुत करीब है, गिर जाएगा। और अगर वो गिर गया तो खुम्स में एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त शुरू होगी। इतनी बड़ी जंग जिसका कभी किसी ने तसव्वुर ही नहीं किया होगा, जिसका कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर खुम्स में वो मोटरवे पर वो कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर ये पांचों रीजन्स का जो एक नेटवर्क, एक चेन है, एक जो सप्लाई लाइन है, ये कट जाएगी। ये बागी फोर्सेस वो शाम में जो बगावत कर रही हैं, ऑपोजिशन फोर्सेस, उनके हाथ में आ जाएगी। अगर उनके हाथ में ये आ गई तो फिर एक तरीके से शाम टूट जाएगा। 70 to 80% शाम के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उनके टुकड़े टुकड़े होने से कोई भी, रूस हो, ईरान हो, कोई नहीं रोक पाएगा उन्हें। डिफेंस की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ऑफेंस से ज्यादा डिफेंस की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। मलेशियन फोर्सेस जो कि ईरानी हैं इराक में, वो डिप्लॉय की जा रही है, भेजी जा रही हैं कि भाई ऑफेंस नहीं चाहते हम, हमें डिफेंस करने, पहले अपने इलाकों को महफूज तो करें। क्योंकि अगर हमा जो कि कहा जा रहा है कि वो भी कंट्रोल कर लेंगे, वो बागी फोर्सेस, बागी तंजीमें, तो खुम्स को अगर उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। मिडल ईस्ट में जो इस वक्त जंग है उसका नक्शा मुकम्मल तब्दील हो जाएगा, और ये बागी फौजियों, बागी तंजीमों के हक में हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और बशारतुल असद के हाथ से आहिस्ता आहिस्ता करके ये तमाम रीजन्स, ये तमाम खित्ते उनके हाथ से निकलते जाएंगे, और फिर दमिश्क पर भी वो काबू कर लेंगे बागी तंजीमें, बागी फोर्सेस। लिहाजा ईरान ने अपनी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय कर दी हैं, और वो डिप्लॉय की जा रही हैं इराक के थ्रू मलेशियन फोर्सेस के डिफेंस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो लैंड्स, जो खित्ते हैं, वो टेक ओवर न करने दिए जाए उन बागी तंजीमों को, उन बागी फोर्सेस को। ताज़ा तरीन अपडेट जो इस वक्त है वो अल करीम गांव है हमा के मज़ाफात में।
وہ باغی فورسز نے ٹیک اوور کر لیا تھا، لیکن اب اس کو سیرین فورسز کی جانب سے، روسی ایئر فورس کی جانب سے دوبارہ ٹیک اوور کر لیا گیا ہے، اور اب جنگ جو ہے ہمیں وہ کشیدہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سیٹ بیکس بڑے دیے جا رہے ہیں، لانگ ٹرم پلانز وہ ریویل ہو چکے ہیں کہ آخر یہ سب کیوں کیا گیا تھا. لبنان بالکل تیار ہے اس وقت اور ترکیہ خاموش ہے. سعودی عرب نے اجلاس تو بلا لیا ہے کہ ہم اجلاس بلا رہے ہیں عرب لیگ کا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی فیصلہ ہو پائے گا شام کے متعلق یا نہیں، یا پھر بشارت الاسد ان کو صرف روس کی اور ایران کی سپورٹ ہی حاصل ہوگی. سچویشن بڑی کرٹیکل ہے، اور اس سب کرٹیکل سچویشن کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا دھچکا دوبارہ سے امن دشمن نیتن کو ملا ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ اعلان کیا تھا، عالمی قوانین، عالمی عدالت نے یہ ایک بیان جاری کیا تھا، ڈکلیئر کیا تھا اس کو مجرم کہ اگر کسی بھی سرحد کو پار کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے. یہ عالمی عدالت کے آرڈرز تھے. اب نیتن یاہو کو اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی ملک کی سرزمین میں اس کو تنگ کر دیا گیا، اس پر گھیرا تنگ کر دیا گیا. تل اویو میں اس پر مقدمے ہوں گے، رشوت، دھوکہ دہی، امانت میں خیانت کے، اور ایسے بیشتر مقدمات جو کہ اس پر ہوں گے. اگلے 3 سے 4 دنوں میں 8 سے 10 دسمبر یہ مقدمات کی ہیئرنگ ہوگی، اور اس کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، ڈکلیئر کیا جائے گا کہ اس کو مجرم قرار دیا جائے گا اور اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، ڈالا جانا چاہیے یا پھر نہیں. یہ بہت بڑے فیصلے ہوں گے. نیتن یاہو کی اپنی سرزمین جو کہ اس کے لیے اس وقت بہت تنگ ہو چکی ہے، گھیرا اس کے قریب بہت تنگ ہو چکا ہے، لیکن مڈل ایسٹ میں سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں گھنٹوں کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ کیا باغی فورسز کامیاب ہو سکیں گی؟ ترکی، سعودی، امریکہ خاموش ہے، سافٹ کارنر رکھتا ہے ایک ان کے حق میں، باغی فورسز کے حق میں. کردش کنٹرولڈ ریجن جو ہے کافی حد تک وہ بھی کنٹرول کیا جا چکا ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں. اس میں مفادات شامل ہے، ترکیہ کے مفادات شامل ہے، امریکہ کے، لیکن یہ خطے میں امن کی صورتحال کو مزید کشیدہ کر دے گا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے، دیکھتے رہیے ایک نیوز ڈیجیٹل. اللہ نگہبان.